चलो सुरभि समीर की कला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सृष्टिका आपके समक्ष हूँ लेकर ये खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी। और इस कार्यक्रम को खास बनाता है आप सभी दर्शकों का प्यार और इस कार्यक्रम के सेगमेंट, जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं जानकारियाँ और इसके साथ रखते हैं आपके मनोरंजन का भी ख्याल। तो जैसे कि हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तिथि के साथ, तो चलिए जानते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2079, माह है श्रावण और आज है त्रयोदशी, तारीख है 10 अगस्त, दिन है बुधवार। और इसी के साथ वक्त हो गया है इतिहास के पन्ने पलटने का। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था आज के दिन इतिहास में। देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी का जन्म 1916 में आज के ही दिन हुआ था। बच्चों के चहेता स्पाइडरमैन कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी में 1962 में आज के दिन ही नजर आया था। चंबल की पहाड़ियों से सियासी गलियारों तक पहुंचने वाली फूलन देवी का जन्म 1983 में आज के ही दिन हुआ था। भारत के उपग्रह स्थित तंत्र आधारित विमान प्रचालन तंत्र गगन का सफल परीक्षण आज ही के दिन 2010 में हुआ था। और आज के ही दिन यानी 10 अगस्त 1860 में शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म भी आज के दिन हुआ था। तो चलिए अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक अच्छा विचार आपके साथ साझा करने का। तो चलिए जानते हैं कि क्या है आज का सुविचार। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखें। बिल्कुल अपने समय को, जिंदगी में क्या किस काम पर आप फोकस करके अपने समय को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, इस बात को ज़रूर अपने ध्यान में रखें और उस हिसाब से ही आगे बढ़ें। और हम भी आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट आज की बात में। और आपको बताते हैं दर्शकों कि आज की बात में किस विषय पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संदर्भ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की भूमिका। और इस संदर्भ में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर एस.के. पांडे, जो ऑफिसर इंचार्ज हैं वीथी संकुल इंडोर एग्जीबिशन में। और इनके साथ ही हमारे साथ हैं हेमंत परिहार जी, प्रभारी अधिकारी एग्जीबिशन एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर पांडे सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो विश्व में संग्रहालय बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता थी संग्रहालयों की? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस संदर्भ में कि जो संग्रह की अवधारणा है ये भारतीय या विश्व की जो सभ्यताएं हैं उनके संदर्भ में बहुत नवीन अवधारणा नहीं है। सभ्यता के विकास के कालानुक्रम में शुरुआती दौर में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा लगभग न के बराबर थी। और जैसे जैसे हम सभ्यता के कालानुक्रम में विकास में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति और उसके साथ संग्रह की अवधारणा का विकास होता है, जो आगे चल कर के ऐसे जिसे हम हॉबी कहते हैं, एक शौक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और शुरुआती दौर में अगर हम इतिहास में देखें तो हम ये देखते हैं कि एक राजा जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो वहाँ से जो चीज़ें वो जीत करके लाते थे उसे अपनी प्रजा के सामने प्रदर्शित करते थे और उन वस्तुओं को अपने संग्रह में संभाल करके रखते थे। और आगे चल कर के धीरे धीरे इन्हीं वस्तुओं के लिए एक भवन का निर्माण किया जाने लगा, जहाँ पर कि उन वस्तुओं को व्यवस्थित तौर पर वर्गीकृत करके ताकि लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके रखा जाने लगा। और यहाँ से ही संग्रहालय की शुरुआत होती है।
जी सर, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने संग्रहालय को लेकर। अगला प्रश्न करेंगे, लेकिन दर्शकों उसके पहले आप सभी को याद दिला दें कि नमस्कार एमपीए के लाइव फोन इन कार्यक्रम है। अगर आज के विषय से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, आप मानव संग्रहालय से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या कोई भी बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आज के हमारे एक्सपर्ट से आप कर सकते हैं। और सवाल करने के लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा और फ़ोन नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि मानव संग्रहालय क्या है। अभी तो उन्होंने बताया कि संग्रहालय क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, क्या होता है। मानव संग्रहालय के बारे में जानते हैं पांडे सर से। मानव संग्रहालय की सबसे खास बात है तो यह एक संग्रहालय ही, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो एक अवधारणा, एक विचार से हुई थी। और वो विचार ये था कि दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों में लोगों की संस्कृति को प्रदर्शित तो किया जाता है, लेकिन इसमें स्वयं लोगों की सहभागिता बहुत कम होती है या न के बराबर होती है। तो मानव संग्रहालय की कल्पना एक ऐसे संग्रहालय के रूप में की गई जो लोगों का संग्रहालय हो, जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाया गया हो। तो ऐसे इस विचार के साथ इस संग्रहालय की नींव 1977 में नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में रखी गई थी और 1979 में यह संग्रहालय भोपाल में श्यामला हिल्स पर स्थानांतरित किया गया था, जहां धीरे धीरे यह अपनी प्रदर्शनियों का विस्तार कर रहा है, अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। जी तो ये था मानव संग्रहालय के बारे में। परिहार सर, क्या ऐसे और भी संग्रहालय हैं तो कहाँ कहाँ? हाँ मैडम, जैसा पांडे सर ने बताया कि ऐसे संग्रहालय देश में या विश्व में बहुत कम है। मानव संग्रहालय एक अनूठा संग्रहालय है। संग्रहालय तो देश में बहुत सारे हैं, पर ये ओपन एयर एग्जीबिशन है, ओपन एयर और मुक्ताकाश संग्रहालय है और लगभग 201 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ है। तो इतना बड़ा संग्रहालय भारत में नहीं है और इतना बड़ा संग्रहालय एशिया में भी नहीं है। तो ये सबसे अलग, सबसे बड़ा संग्रहालय है। जी, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा खुला और हवादार संग्रहालय है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि संग्रहालय में संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है, तो जो एक आम आदमी है उस संस्कृति को लेकर उसकी क्या अवधारणा होती है? सामान्यतः जब हम संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति से जब ये कहा जाता है कि वो संस्कृति के बारे में क्या समझते हैं, तो वो उनके दिमाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम शब्द आता है, जिसमें मुख्य रूप से हम नृत्य और संगीत और गायन की बात करते हैं। स्कूलों में भी जब वार्षिक कार्यक्रम होता है तो हम उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम कह के संबोधित करते हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो उसका विस्तार बहुत अधिक है। जी। ये एक मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वो सब उसका सीखा हुआ व्यवहार होता है, जो उसने अपने माता पिता से, अपने स्कूल में, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा हुआ होता है, और यही सीखा हुआ व्यवहार उसकी संस्कृति है। यानी सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक व्यक्ति जो कार्य करता है वो उसकी संस्कृति के अनुसार ही करता है। तो संस्कृति बहुत व्यापक है, इसमें उसके जीवन के सारे पहलू आ जाते हैं। जी जी। तो सर परिहार सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संग्रहालय में जो विभिन्न तरीके के जो समुदाय हैं उनकी संस्कृति को दर्शाया गया है, तो कुछ उन समुदायों के बारे में आप बताएं। मैडम, पूरे देश में कई सारे समुदाय हैं, कई सारी जनजातियां हैं। मानव संग्रहालय वस्तुतः तो सभी संस्कृतियों का अध्ययन करता है और उनका प्रलेखन करता है, उनका प्रस्तुतिकरण करता है, लेकिन मुख्य रूप से जनजातीय संस्कृतियों पर मानव संग्रहालय काम करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की गौंड, बैगा, भील, इन जनजातियों के साथ साथ उत्तर पूर्व राज्यों की जो जनजातियाँ हैं, जैसे देवरी, खासी, गारो, इन संस्कृतियों, इन समुदायों के ऊपर भी मानव संग्रहालय अध्ययन करता है। तो पूरे देश में जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने भी जनजाति समुदाय हैं, सभी के ऑब्जेक्ट, जिनको स्पेसिमेन हम बोलते हैं, परादर्शों का संकलन करता है और संग्रहालय में प्रदर्शित करता है। जी, यानी कि इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मानव जाति के बारे में जान सके, मानव विज्ञान है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सके। बिल्कुल सर, जो विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है, इसमें मानव संग्रहालय की क्या भूमिका है? मानव संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय है जो मानव के ऊपर केंद्रित है। और मानव
पूरी दुनिया में निवास करता है। जी मानव की कहानी की शुरुआत केवल भारत से नहीं होती, ये पूरी दुनिया की एक समेकित संयुक्त कहानी है। जी तो जब हम मानव संग्रहालय में इस देश की संस्कृति को दिखाते हैं तो उस संस्कृति को उसके वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भी हम जोड़ते हैं, तो ताकि उस पूर्ण संदर्भ में लोग भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सकें, उसे समझ सकें। और साथ ही साथ मानव संग्रहालय इस बात के भी प्रयास करता है कि विश्व के विभिन्न मंचों पर भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया जा सके। और इसके लिए मानव संग्रहालय ने कई प्रदर्शनियाँ विश्व के कई देशों में आयोजित की हैं, जिसमें कि इटली और हंगरी में मुख्य रूप से प्रदर्शनियां मानव संग्रहालय के द्वारा लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा विभिन्न देशों में जो प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं उसमें कई बार उन वस्तुओं का सहयोग भी संस्कृति में उन प्रदर्शनी में प्रदान किया गया था। जी बिल्कुल। तो जी जी सर, जैसे कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ प्रदर्शनियों की फ़ोटोज़ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इसके पहले एक फ़ोटो थी जिसमें छोटी छोटी गुड़िया कह सकते हैं, गुड़िया कुछ कारीगर उनको बना रहे। हम बिल्कुल स्क्रीन पर वही फ़ोटो है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। सर कुछ इसके बारे में बताइए, लोग इसे बना भी रहे हैं और शायद यहाँ पर वो इसको सेल भी कर रहे हैं। हाँ, इस तरह के मानव संग्रहालय में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मानव संग्रहालय की ये एक अनूठी विशेषता है कि ये केवल वस्तुओं को प्रदर्शित करके अपने लक्ष्य की पूर्ति समझ नहीं लेता है। ये उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और गतिविधियों का भी आयोजन करता है। जनता तक, आम जन तक संस्कृति के बारे में ज़्यादा समझ पहुंच सके, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर के लोक और जनजातीय कलाकारों को अपने परिसर में आमंत्रित करता है, जहां पर कि ये कलाकार अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों को बनाते हैं, लोगों को उसके बारे में जानकारी देते हैं। कई बार जो लोग उनसे सीखना चाहते हैं तो वो आकर के उनके साथ बैठ करके सीख भी सकते हैं और इस तरह से वो भारत की संस्कृति का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। जी, यानी कि सीखने का भी अवसर है और अपनी कला को प्रदर्शित करने का भी अवसर है। सर मैं भी एक बार मानव संग्रहालय घूमने गई थी और वहाँ पर यकीन मानिए कि मतलब जब ये चीज़ें हम देखते जिनके बारे में हमें पता भी नहीं कि पहले के समय में ये चीज़ चलती है, बहुत अच्छा लगा था दर्शकों को ये जानकर कि कहीं ना कहीं आप जुड़ते हैं अपनी संस्कृति से, आप जानते हैं अपनी संस्कृति को करीब से। क्योंकि देखिए उस समय में तो हम थे नहीं, तो आज बस हम उसकी झलक देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी महत्वपूर्ण और कितनी प्यारी और कितनी सुंदर हुआ करती थी। लेकिन सर आज के समय में ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतने परिवर्तन आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की दूरी होती जा रही है उससे। तो सर इस और क्या प्रयास रहते हैं, मानव संग्रहालय क्या करता है? मानव संग्रहालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को उनकी अपनी संस्कृति के साथ और साथ ही भारत में निवास करने वाले सभी लोगों की संस्कृति के साथ जोड़ना, एक समझ विकसित करना। हम भारत की संस्कृति का जो मूल तत्व है विविधता में एकता, उस सूत्र को अपने परिसर में प्रदर्शित करते हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर लगभग 800 से ज़्यादा समुदाय, अलग अलग समुदाय निवास करते हैं। भाषा और बोलियों की विविधता है, खान पान की विविधता है, वस्त्रों की विविधता है और इसी विविधता में ही कहीं पर एकता के सूत्र भी छुपे हुए हैं और मानव संग्रहालय उन्हीं सूत्रों को हाईलाइट करता है। जी परिहार सर, जैसे कि सर ने बताया कि सूत्र को मतलब मानव संग्रहालय का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य वो ये है कि सूत्र इकट्ठे करना, जैसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करना। तो कैसे ये कार्य संभव हो पाता है कि ऑब्जेक्ट्स को, या फिर आप जैसे स्पेसेस मैन बोलते हैं, कैसे एकत्र करते हैं वो? मैडम मानव संग्रहालय में जो क्यूरेटर्स हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मानव वैज्ञानिक हैं, वो लोग फील्ड में जाते हैं और जो कम्युनिटी है, जो जनजातीय संस्कृतियां हैं या जो उस क्षेत्र में निवासरत जातियां हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको एथनोग्राफिक ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ब्रादर्स हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। उनको कलेक्ट करने के लिए उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी उनको होती है, लाइब्रेरी कंसल्ट करते हैं, उसके बाद फील्ड में जाके उस संस्कृति से, उस समुदाय से एक तालमेल बैठाते हैं
और फिर उनके घर में जो चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो मैं राठवा जनजाति की बात करूं, राठवा जनजाति गुजरात की जनजाति है जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे भील जनजाति के पैरेलल काम कर रही है, रह रही है। तो उस जनजाति के लोग दीवारों पे भित्ति चित्र बनाते हैं, इसको पिठौरा भित्ति चित्र बोलते हैं जी। उस जनजाति की ये विशेषता है। तो संग्रहालय के लोग जब वहाँ जाते हैं तो उनकी भित्ति चित्र को देखते हैं और संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए खरीदते हैं उनसे, उसका मूल्य उनको अदा करते हैं और संग्रहालय में लाकर उसको डिस्प्ले करते हैं। अगर वो भित्ति चित्र खरीद नहीं सकते हैं तो हम उन कलाकारों को संग्रहालय में आमंत्रित करते हैं और संग्रहालय में उनसे वो चित्र बनवाते हैं। तो उस तरीके के कलाकार शिविर मानव संग्रहालय में आयोजित करते हैं, जिसमें विभिन्न जनजातियों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न लोक समुदायों के चित्रकार संग्रहालय में आके अपनी पेंटिंग्स को बनाते हैं जी। अभी तक संग्रहालय में हम लगभग 30,000 स्पेसिमेन परचेज कर चुके हैं और उनको विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से स्पेसिमेन को डिस्प्ले करते हैं। तो हमारे यहाँ संग्रहालय में लगभग 10 गैलरीज हैं जिनमें इन प्रदर्शनियों में, गैलरियों में जो प्रदर्शित हैं उनके अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को समय समय पर दिखाते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। यानी कि इस संग्रहालय में भारत की समृद्धि, संस्कृति, विरासत को प्रदर्शित किया जाता है और इस कोशिश के साथ कि लोगों को इसकी समझ दे सके, इसकी एक गहरी अंतर्दृष्टि दे सके। बिल्कुल सर, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आप इनको इकट्ठा करके रख रहे हैं तो इनको संभालना भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको कैसे संभाल के रखते हैं, मतलब एक तरीके से प्रिजर्वेशन इनका कैसे किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न मैडम आपने किया है जी। जो ऑब्जेक्ट जो रेयर कैटेगरी के हैं जिनको हम क्षेत्र से लेके आते हैं और संग्रहालय में रखते हैं, तो इनका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो संग्रहालय में एक केमिकल डिवीजन है, उसके लिए क्वालिफाइड केमिस्ट हैं, वो उन प्रादर्शों को, उनकी स्थिति को देखते हैं और उनको लंबे समय तक, उनको लॉन्ग लाइफ प्रदान करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं और कई बार उसका नेचुरल ट्रीटमेंट भी करते हैं, प्राकृतिक तरीके से भी। उनके लिए स्टोर हाउसेज बनाए गए हैं जिनको आर्काइव बोलते हैं। उन स्टोर हाउसेज में प्रॉपर एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था है, हवादार कमरे भी हैं और वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल की जाती है और उन प्रादर्शों को वहाँ संभाल के रखा जाता है। उनका पीरियोडिकल मेंटेनेंस भी किया जाता है जिससे कि वो प्रादर्श जैसे हैं वैसे ही अवस्था में कई वर्षों तक बने रहें। जी। पांडे सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे परिहार सर ने जिक्र किया था एग्जीबिशन का, कि कलाकार आते हैं, अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं, अगर वो बेच नहीं सकते तो वो कोई खरीद नहीं सकता तो वो उनको बुलाकर वहाँ पर सिखाते भी हैं, तो मतलब कुछ ट्रेनिंग प्रोसेस भी यहाँ पर होती है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप इस बारे में ज़रूर बताएं, अगर किसी का मन हो किसी कला को सीखने का, कुछ बनाने सीखने का, तो वो कैसे सीख सकते हैं? इस तरह के कार्यक्रम मानव संग्रहालय द्वारा साल भर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से ग्रीष्म काल में जब बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां होती हैं और घर की महिलाएं भी कुछ हद तक अपने कार्यों से फ्री होती हैं, तब हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का विशेष रूप से आयोजन करते हैं। हमारी एक श्रृंखला है, करो और सीखो संग्रहालय शैक्षणिक कार्यक्रम। इसमें हम भारत के विभिन्न कोनों से विभिन्न कला रूपों को समर्पित कलाकारों को बुलाते हैं और वो यहाँ आकर के लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन की अवधि तक के कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, सिखाते हैं और लोग कार्यक्रम के अंत में एक सामग्री, एक कला सामग्री जो उन्होंने खुद बनाई है उसको अपने घरों में ले जा सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में प्रदर्शित कर सकते हैं जी। तो इस तरह का ये कार्यक्रम है जो बहुत ही लोकप्रिय है भोपाल के लोगों के बीच में। जी। तो बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि सर ने बताया कि ये कार्यक्रम खास तौर से समर वेकेशन, बच्चों की जब समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां चलती हैं, तब मुख्य रूप से ये लगाए जाते हैं और मैंने भी यहाँ की जो ट्रेनिंग क्लासेस हैं मैंने भी अटेंड करी थी और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ गोबर शिल्प की क्लासेस थी उस वक्त, इस चीज़ की भी ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है और काफ़ी सारी पेंटिंग्स होती हैं और मूर्तियाँ बनाने की क्लासेस भी वहाँ पर हैं और एक और सर कला होती है जिसे हम निप से कलमकारी कला कहते हैं जैसे। तो बिल्कुल, तो सर ये जो सिखाने वाले होते हैं, तो सर ये संग्रहालय के ही लोग होते हैं या फिर आप कहीं से एक्सपर्ट्स को बुला कर लाते हैं? हाँ, ये जैसा मैंने बताया आपको कि भारत के विभिन्न कला रूप हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलन में हैं और वहाँ से ही हम उन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों को बुलाते हैं और ये एक विशेष अवसर होता है जब भोपाल के लोग राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों से उस कला को सीख सकते हैं। तो ये एक
बहुत बड़ा अवसर होता है लोगों के लिए। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, इस अवसर का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और जब भी आप को लगे कि हाँ ये वाली कला, आप बिल्कुल आप मानव संग्रहालय से संपर्क करके जान सकते हैं कि किस तरह की क्लासेस वहाँ पे होने वाली है, और जिस किसी में भी आपको इंटरेस्ट हो आप वो बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन करें। और जीवन में देखिए कुछ ना कुछ तो सीखते रहना चाहिए, और जब हम कला से जुड़ते हैं ना तो एक हमें एक अंदर से एक संतुष्टि भी मिलती है कि कहीं ना कहीं हम अपनी मिट्टी से जुड़ रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया, परिहार सर ने आपने कि मुझे जो समझ में आया कि साल भर मानव संग्रहालय का काम चलता ही रहता है। तो सर, और पूरे भारत से आप लोग चीज़ें जुटा कर लेकर आते हैं, उसको रखते हैं। सर, काफ़ी सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा, काफ़ी सारी परेशानियां भी आती होंगी, तो कुछ उससे संबंधित बताइए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है वो मानव संग्रहालय के अपने परिवेश पर आधारित चुनौती है, वो ये कि मानव संग्रहालय एक ओपन एयर म्यूज़ियम है, मुक्ताकाशी संग्रहालय, जहाँ पर चीज़ें खुले आसमान के नीचे प्रदर्शित की जाती हैं। और ऐसे में हमको पर्यावरण की जो चुनौतियाँ होती हैं, तेज बारिश की, आंधी की, तूफान की, उन सब चीज़ों से, उन सब प्रक्रियाओं से अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखना होता है। वो तो एक हमारी अपनी एक चुनौती है ही। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चुनौती है कि हमको हमारा जो ध्येय है वो भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करना है। उसके लिए हमें भारत भर के जो विभिन्न समुदाय हैं उनसे संपर्क करना होता है, उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी लेनी होती है, उनको इस प्रकार से प्रेरित करना होता है कि वो अपनी संस्कृति को आकर के मानव संग्रहालय में दिखा सकें। जी। तो ये इसमें जो सबसे प्रमुख बात होती है वो ये कि वो समुदाय कई केसेस में ऐसी जगहों पर निवास करते हैं जो दुर्गम जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। तो ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पर कि आवागमन के साधन उतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, भाषा संबंधी चुनौती है, उनके साथ संपर्क बनाने की चुनौती है, और उसके बाद उनको इस प्रकार से प्रेरित करना कि वो अपनी संस्कृति को मानव संग्रहालय के साथ साझा कर सकें, और साथ ही साथ उनको इस बारे में भी बताना कि आपकी संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको उसे छोड़ना नहीं है, उसे बना करके रखना है। और इस प्रकार की हम एक अवेयरनेस पूरे देश में फैलाने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल दर्शकों, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब आप संस्कृति से जुड़ेंगे तभी आप उसका सम्मान कर पाएंगे। सर, आखिरी में मैं चाहूँगी कि जो डिजिटेशन है उसके बारे में जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे कि हमने डॉक्यूमेंटेशन की बात कर ही ली कि कैसे इकट्ठा किया जाता है, प्रिजर्वेशन की भी बात हमने कर ली कि कैसे किया जाता है, अब भी बात आती है डिस्प्ले की, तो ये कैसे किया जाता है? मैडम, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। डिजिटाइजेशन आज के ज़माने की आवश्यकता है। हम जो भी रिकॉर्डिंग मानव संग्रहालय में जनजातीय संस्कृति की और अन्य संस्कृतियों की करते हैं, वो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफिक तरीके से करते हैं, वीडियोग्राफिक तरीके से करते हैं, ऑडियो पे करते हैं, पेंटिंग के माध्यम से करते हैं। तो इन रिकॉर्डिंग को संरक्षित करना, सुरक्षित रखना काफ़ी समय तक के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके लिए हम डिजिटाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, और डिजिटाइजेशन करने के लिए हम डिजिटल इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। आजकल तो हम बॉर्न डिजिटल रिकॉर्डिंग कैमरे के माध्यम से करते हैं, और फोटोग्राफिक कैमरे और वीडियोग्राफिक कैमरे जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल इक्विपमेंट ही हैं। जो पुरानी रिकॉर्डिंग एनालॉग टेप्स पे, कैसेट्स पे है, उनको भी हम एक नोडल एजेंसी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की दिल्ली में है, IGNC के थ्रू उसको भी डिजिटाइज कराया है और उसको सुरक्षित करके रखा है, जिससे कि कम से कम वो अगले 50 से 100 वर्षों तक सुरक्षित रहे और आगे आने वाली पीढ़ी जो हमारी है उस रिकॉर्डिंग को देख सके, उस संस्कृति को समझ सके। जी बिल्कुल। मतलब यानी कि जो पहले के समय में थी, जो आज के समय में थी, आगे आने वाली पीढ़ी उन सभी समय के बारे में अच्छे से एक गहरी समझ ले सके, इसलिए ये सारे कार्य दर्शकों, खास तौर से आप समझिए कि कितनी मेहनत लगती है ये सब काम करने में, कि ताकि हम ये चीज़ आगे तक लेकर जा सकें। सर, मैं चाहूँगी, क्योंकि समय हमारे पास, समय में और इजाज़त नहीं दे रहा है बातचीत करने के लिए, तो जाते जाते आप एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए, पांडे सर, दर्शकों के लिए आप देते हुए जाएं। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि मानव संग्रहालय जो प्रयास कर रहा है वो आए मानव संग्रहालय में। शामला हिल्स पर 200 एकड़ में ये संग्रहालय फैला हुआ है। इसमें 10 बड़ी बड़ी मुक्ताकाश प्रदर्शनियां हैं, एक बड़ा अंतरंग संग्रहालय है। उसको देखें और भारत की संस्कृति के बारे में एक समझ विकसित करें। भारत में हमेशा से 2 प्रमुख
वाक्य या मैं कहूँगा व्यवहार संबंधी सूत्र विद्यमान रहे हैं। एक है सर्वधर्म समभाव और दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम। यही दो सूत्र वाक्य हैं जो भारत की विविधता को एक सूत्र में बांध करके रखते हैं। तो आप आए संग्रहालय और हमारी विविधता को, हमारे देश की विविधता को और एकता को समझें और अपने आप को लाभ उठाएं। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा संदेश आपने हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत ही अच्छी एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। परिहार सर, मैं भी चाहूँगी कि जाते जाते 2 लाइन का संदेश आप हमारे दर्शकों को दें। मैं भी सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि न केवल वे स्वयं आएँ, अपने दोस्तों को भी लाएं, अपने परिवार के लोगों को भी लेके आएँ और संग्रहालय के बारे में जायज़ जानकारी दूसरों को, लोगों को प्रदान करें। क्योंकि संग्रहालय एक ऐसी जगह है भोपाल में जहाँ उनको पूरे देश की संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। न केवल जनजातीय संस्कृतियों के बल्कि लोक समुदायों के बारे में और अन्य संस्कृतियों के जो कल्चर हैं उसकी पूरी जानकारी संग्रहालय में मिल सकती है। तो पूरे भारत में घूमने का यदि समय नहीं मिल पा रहा है तो मानव संग्रहालय को घूम कर ही पूरे भारत की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा अगर भारत हम पूरा घूमने जाएंगे, तो बिल्कुल समय की कमी अगर है तो बिल्कुल मानव संग्रहालय जाइए और एक बार में आप पूरे भारत का एक समझ ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसी थी और क्या है अब। सर पांडे सर, परिहार सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद जी। तो दर्शकों, यहाँ पर अभी खत्म हुआ है आज की बात सेगमेंट। अभी बहुत सारे सेगमेंट बाकी हैं, जैसे कि अब अगला सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यटन में हम आज कहाँ जा रहे हैं, अब ये तो मैं आपको दिखाने के बाद ही बताऊंगी, लेकिन एक छोटी सी हिंट ज़रूर आपको दे देती हूँ कि जिस शहर आज आपको घुमाने लेकर जा रहे हैं वो एक झील के इर्द गिर्द बसा हुआ है, साथ ही साथ वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब देखिए कहाँ लेकर चल रहे हैं हम आपको आज। सागर के कविराज को मेरा कोटि नमन, पद्माकर के काव्य सा मिलता नहीं चमन। रीतिकालीन महाकवि पद्माकर और डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के नगर सागर की बात निराली है। टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियां झील तक पहुंचती है, झील में गूंजती है मंदिरों की घंटियां और दूर सुनाई देते अजान के स्वर सागर को मुकम्मल बनाते हैं। नाम ही नहीं, इस शहर की कई बातें खास हैं। कर्क रेखा यहीं पास से गुजरती है और स्वर्ण चतुर्भुज यानी गोल्डन कॉरिडोर की मुख्य 4 लेन सड़क भी इस शहर से होकर जाती है। जीपीएस के जमाने में हम पलक झपकते ही अपनी लोकेशन ढूंढ लेते हैं। पुराने शहर की रौनक और ठिये ठिकाने जज्बातों की तरह है जो संजो कर रखे हैं विरासत और गुजरे हुए वक्त को। दुनिया को समा लेने की ताकत रखने वाला सागर इन विशाल पर्वतों के गर्भ में शांत और अविचल नजर आता है। लगभग 400-500 बरस पहले से जो बसने का सिलसिला शुरू हुआ वो गांव से कस्बे और कस्बे से नगर में बदलने की कहानी बन गया। सौगढ़ यानी 100 किलो वाला स्थान। इसे पहले सोगर कहा गया, फिर सागर। यहाँ की तासीर अलग है। अपनेपन की भूली, बुंदेली और बेबस नदी का पानी यहाँ से गुजरने वालों को कुछ देर ठहरने पर मजबूर कर देता है। राजा उधम सिंह ने सन 1660 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। कहते हैं पहले ये पूरा क्षेत्र गोंड राजाओं के पास था, लेकिन कालांतर में महाराज छत्रसाल के अधिकार में चला गया था। इतिहास के झरोखे में सागर की अहमियत साफ नजर आती है। कई दिलचस्प बातें हैं, बुलंद हस्तियां हैं,
और अनेक स्थान हैं जो खोलते हैं वक्त के राज। धामोनी, यहां से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये स्थान सूफी संत बाबा बाल जती शाह की दरगाह के कारण प्रसिद्ध है। तो दर्शकों, ये था आज का पर्यटन। और पर्यटन जब आप देख रहे थे तब मैं कहीं खो गई थी। कहाँ खो गई थी ये आपको मैं बताती हूँ। बिल्कुल देखिए, शायद आप भी खो जाएंगे। इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, मैं इन पेंटिंग्स को देखने में खो गई थी। तो दर्शकों, आज जो हमारा अगला सेगमेंट है, आज के मेहमान, उसमें कोई एक कलाकार आर्टिस्ट हमारे साथ हैं जिनका नाम है अनिल टेकाम जी, और उनकी ही ये पेंटिंग्स हैं। और मैं देखते देखते ये इतनी प्यारी थी पेंटिंग्स की मैं खो ही गई। अनिल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत। और आपकी ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। बिल्कुल हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन पेंटिंग्स क्योंकि मेरे हाथ में है तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो मैं देख रही हूँ, ये कला, ये कौन सी टेक्निक है जिससे आपने इन पत्तियों को बनाया हुआ है? क्योंकि इस पेंटिंग में और इस पेंटिंग में दोनों में ही मैं देख सक रही हूँ कि जो पत्तियां हैं, ये एक विशेष टाइप की टेक्निक यूज करी है आपने। सबसे पहले तो आप अपनी पेंटिंग के और इस टेक्निक के बारे में बताइए। जी मैम, ये गुण पेंटिंग मतलब पेपर शीट पे है, A4 साइज पे 11x14 में। मतलब ये शादी का वो है मैम, मंडप का मतलब वो है। तो मंडप के उसमें मतलब वो पेड़ को दर्शाती हैं। जैसे मंडप जो हम लोग गांव में मतलब नंगारा मतलब शादी होता है, नंगारा लगाते हैं, उसका मतलब मंडप का सीन। जी, तो यानी कि इस पेंटिंग में आपने एक मंडप दर्शाया और मंडप के नीचे विवाह की रीति रिवाज रस्में पूरी होती हैं। बिल्कुल। और अनिल जी, ये जो तकनीक है, ये मुझे लग रहा है बहुत ही मतलब कोई शार्प पेन होता है, निब होती है, उससे ये आपने उकेरा हुआ है। ये रोटरिंग पेन से है, रोटरिंग पेन। जी, उससे ये आपने बनाया हुआ है। बिल्कुल, ये पेंटिंग्स तो बहुत ही खूबसूरत है अनिल जी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपका ये पेंटिंग बनाने का जो दौर है, ये कब से और कैसे शुरू हुआ? ये मैम मैं 2004 से शुरू किया। जब मैं गांव में था तब मतलब शुरू 2004 में सीख गए थे पेंटिंग। वहीं से मतलब बनाने सीख गए, तो फिर अभी तक बना रहा हूँ। फिर ये तब से आप ओके, मतलब जो सिलसिला तब से शुरू हुआ वो आज तक जारी है। बिल्कुल। तो ये शौक की जो शुरुआत है, ये जैसे आपने बताया कि आप 2011-4 से बना रहे हैं। जी, तो ये आपने जब बनाना शुरू करी तो ये किसी को देखकर आप प्रेरित हुए, या फिर ये अपने आप ही ऐसे उकेरते उकेरते आप यहाँ तक पहुँच गए? कहाँ से, मतलब किस चीज़ से आपको प्रेरणा मिली और आपने ये रुख ले लिया? जी मैम, मैं मेरे को प्रेरणा मिला कि मेरे सगे बुआ के लड़के हैं मतलब मेरे भाई हैं, वो राजकुमार श्याम मेरे गुरु। उनको मैं देखा, वो बनाते थे पेंटिंग, बहुत बनाते थे, और कहीं हर जगह जाते थे प्रदर्शनी लगाने, फिर वर्कशॉप करने। तो मुझे भी मतलब शौक़ लगा कि मैं भी ऐसे ही पेंटिंग बनाऊं, तो भी मेरा भी कहीं मतलब प्रदर्शनी लगेगा, कहीं जाऊंगा तो मेरा भी काम होगा, तो मेरा भी नाम होगा, मेरे गांव का नाम, मेरे माता पिता का नाम ये होगा। ये सोच के मैं भी ये शौक मतलब वो किया, तो बनाने लगा। वहाँ से शुरुआत कर दिया। जी, अभी हमने दर्शकों को स्क्रीन पर एक पेंटिंग दिखाई जिसपे मछलियां बनी हुई थी। सबसे शुरुआत में वो हमने पहली पेंटिंग दिखाई थी। तो अपनी उस पेंटिंग के बारे में आप बताइए कि वो मछली बनी हुई थी, एक कुछ पेड़ था और पेड़ के इर्द गिर्द कुछ मछली टाइप का शेप था, वो क्या था? वो उस पेंटिंग में आपने क्या दर्शाने, क्या मंशा रही आपकी? कौन सी? जी, सबसे पहले हमने एक पेंटिंग दिखाई थी जी, वो हम फिर से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उसके पहले जी बिल्कुल, उसके पहले दर्शकों आप ये पेंटिंग देख लीजिए, ये कितनी खूबसूरत है, और उसके बारे में हमें अनिल जी बताएंगे। जी मैम, ये मतलब ये धान कुटाई का वो है ये वाला, और ये वाला तो अशोक वाटिका है, जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला ये अशोक वाटिका। हाँ, अशोक वाटिका है। और ये इसके पहले वाला जो नया धान निकलते हैं उसको सुखाते हैं, उसका है मतलब वो चावल निकालते हैं, उसका ढेकी में वो करते हैं। और ये तो मतलब हिरन है, मतलब जंगल में हम लोग जब भी जाते हैं तो अचानक कहीं पेड़ के नीचे छांव में आराम करते हैं हिरन, उसका मतलब सीन दर्शाया गया है। जी बिल्कुल जी। और ये जो मैं देख पा रही हूँ कितनी सुंदर, मतलब कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस पेंटिंग में कलर्स। तो ये जो कलर्स हैं जी, ये सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये कौन सी कला है?
जी मैम, ये गोंड भित्ति चित्रकला बोलते हैं इसको। ये कैनवास के ऊपर बना हुआ है जी, एक्रिलिक कलर से। एक्रिलिक कलर से आपने इसको बनाया है। बहुत ही, दर्शकों आप देख सकते ट्री हैं ऑफ कितने लाइफ है। खूबसूरत लग रहे हैं ये रंग। और ये जो रंग का चुनाव है जी, ये आप किसके बेसिस पे करते हैं? जो मन में आता है वो, या फिर जैसे आपने कुछ बनाया तो उसका ही ये रंग होता है इसलिए वो रंग उसमें आप डाल देते हैं? नहीं मैम, ये बना मतलब अपने दिमाग से वो करते हैं, मतलब वो करते हैं, सोचते हैं कलर कौन सा लगाना है। जैसे पहले स्केच करके बेस किए, बेस करने के बाद फिर वो सोचते हैं कौन सा कलर लगाने है, तो मतलब उभर के आएगा, उसके बाद ही मतलब कलर लगाते हैं। यानी कि मन की रचना, मन की रचना, मन की रचना है बिल्कुल। एक आज सारी पेंटिंग्स एक आर्टिस्ट की मन की रचना ही होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे हैं जी। अगर देखा जाए तो आज के समय में लोगों को अगर रुचि भी होती है पेंटिंग्स में तो वो अपने पैर पीछे कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस कार्य में जीवन व्यापन संबंध नहीं है जी। और आपने इस काम को कंटिन्यू किया, आज तक कंटिन्यू रखा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी मैम कि क्योंकि जीवन में तो बहुत परेशानियाँ, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष तो आदमी को करना पड़ता है, और जब तक संघर्ष नहीं करेगा, जब तक परेशानियों को नहीं झेलेगा, तब तक कुछ भी काम में मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब अपने ऊपर एक मतलब मन में विश्वास होना चाहिए कि जब ये काम मैं कर रहा हूँ तो करूं, ताकि मतलब कुछ भी परेशानी आए, मेरे को कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी वो करे, मैं परेशानियों का मतलब सामना करूं, संघर्ष करूं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा इस काम में। ऐसा मतलब सोच के चलना चाहिए आदमी को, और ये काम मतलब करना ही चाहिए, पेंटिंग का काम। जी बिल्कुल। जैसे आपने संघर्ष की बात करी तो मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने ये फील्ड चुनी, आप इस कार्य को जब आपने कंटिन्यू किया तो कैसी संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा? जी मैम, बहुत सी दिक्कतें आती हैं मैम कई जगह। जैसे मतलब यहीं भी हम लोग कई बार प्रदर्शनी लगाते हैं, जैसे भोपाल हाट हुआ, फिर अभी गौहर महल में हमारा प्रदर्शनी चल रहा है। कई जगह तो मतलब ऐसे होती हैं, कहीं बिक्री होती हैं, कभी नहीं होती हैं, और कभी बाहर जाते हैं तो कहीं अच्छा होता है मतलब बिक्री, और कभी कुछ होता ही नहीं। तो ऐसा मतलब तो निराश नहीं होना चाहिए इंसान को, लेकिन सोचना चाहिए आज मतलब वो हो गया तो कल तो मतलब कुछ होगा, ऐसा मतलब सोच के चलने, मन में विश्वास होना चाहिए। क्योंकि काम है तो काम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नहीं तो कभी भी निकलेगा, और अपने को मतलब एक दिन जरूर मतलब वो पहचान मिलेगा, ऐसा मतलब सोच के चलना चाहिए इंसान को। बिल्कुल, यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराश नहीं होना चाहिए मैम, हार कभी नहीं मानना चाहिए आदमी को, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। कितना अच्छा ये एक संदेश है, एक अनिल जी से हमें सीखने मिल रहा है कि हमेशा आशावादी रहिए, कभी भी होपलेस मत हुई, कभी भी मतलब ऐसा मत सोचिए कि अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा तो इसलिए मैं इस काम को यहीं छोड़ देता हूँ। आशाएं हमेशा रंग लेकर आती हैं। अनिल जी, कार्यक्रम में हमने हमारे पहले सेगमेंट में मानव संग्रहालय के बारे में बात करी। मानव संग्रहालय में भी क्या आपकी जो पेंटिंग्स हैं आपने उनको प्रदर्शित किया है? हाँ, प्रदर्शित किया हूँ मैं भी वहाँ 6-7 साल किया हूँ। पहले मैं मॉडलिंग का काम करता था, प्रमोद शर्मा जी थे, और फिर संजय सप्रे सर, उनके साथ मैं काम किया हूँ 2-3 साल मॉडलिंग का, पीओपी का काम। उसके बाद फिर अभी जो सर आए थे हेमंत परिहार जी, उनके साथ भी मैं वीडियोग्राफी का काम किया हूँ, ऑडियो वीडियो सीडी बनाना, फिर साउंड का पूरा काम मेरे को आता था मैम। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब विकास भट्ट करके एक डायरेक्टर थे हमारे, वो मतलब रिटायर हो गए। वहाँ से मतलब हमें ठेकेदार बोल दिया कि मतलब सेंसन ख़त्म हो गया बोल के, तो वहाँ से हम लोग फिर निकल गए। फिर अपनी कलम में मतलब ये मतलब पेंटिंग करना तो हमारा जारी था, लेकिन इस काम को फिर और मतलब इसी काम में मतलब वो हो गए। जैसे कि मानव संग्रहालय में सीखने का और प्रदर्शित करने का कार्य, ये दोनों ये बहुत तरीके के कार्य चलते हैं, तो क्या आपने वहाँ पर सीखा भी है और सिखाया भी है? हाँ जी मैम, करो और सीखो कार्यक्रम में मैं कई बार भाग लिया हूँ। वहाँ मानव संग्रहालय में जब काम करता था तब वहाँ मतलब सिखाना भी पड़ता है। मतलब जैसे कैसे मतलब बच्चे आते हैं, मतलब कॉलेज वाले, स्कूल वाले, उनको भी मतलब गाइडेंस देते हैं, सिखाते हैं, और मतलब अपना भी वर्कशॉप होता है, वो काम करते हैं, तो मानव संग्रहालय में वो डिस्प्ले करते हैं और लगाते हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, अनिल जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से।
एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। हमारे साथ आज के मेहमान सेगमेंट में हैं अनिल टेकाम जी, और वो हमें बता रहे थे उनके जीवन के बारे में, हम जान रहे थे उनकी पेंटिंग्स के बारे में जान रहे थे। तो आइए जानते हैं उनके गुरु के बारे में। अनिल जी, गुरु, जब भी हम किसी कला से जुड़ते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन का एक काफ़ी अहम रोल होता है। तो आप अपने गुरु के बारे में बताइए, कैसा मार्गदर्शन आपको मिला और आपके जीवन में इस कार्य में खासतौर से आपको किनका सपोर्ट मिला? जी मैम जी, मैं तो गुरु को ही सबसे पहले अपने में सम्मान करना चाहूँगा और सम्मान हमेशा उनको ही वो करूँगा, और मेरे प्रति बहुत मतलब आदर हो है, क्योंकि मैं उन्हीं से इस काम सीखा हूँ। और मतलब गुरु के से ही तो मतलब मेरे गुरु हैं राजकुमार श्याम, जो मेरे सगे बुआ के लड़के हैं। वो भी आज मतलब अपने काम में मतलब कार्यरत हैं, गाँव में रहते हैं, पाटनगढ़ गांव में। वो भी मेरे को हमेशा यही वो मतलब सीख देते रहे। जब भी मेरे को, जब मैं सीखने जाता तो उनके यहाँ, तो मतलब हर चीज़ मेरे से नहीं छुपाते थे। यानी कि गुरु का आपको पूरी तरह बहुत अच्छे से मार्गदर्शन मिला। अनिल जी, मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा संदेश हमारी पीढ़ी, आगे की पीढ़ी में जो भी लोग पेंटिंग्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल 2 लाइन का एक संदेश छोटा सा आप हमारे दर्शकों को दें। जी मैम, मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी मतलब अभी काम करते हैं पेंटिंग का, गोंडी भित्ति चित्र का, कभी वो मतलब वो नहीं छोड़ें, ना मतलब नकारें नहीं, ना कभी मतलब अपने दिमाग में, अपने मन में अपने गलत अवधारणा नहीं सोचें। मतलब ये पेंटिंग अपने काम मतलब जारी रखें और विश्वास रखें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी भी मतलब तरक्की होगा और ऊपर वाला मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि धैर्य रखने से सब कुछ संभव होता है। हमें कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। आपकी पेंटिंग्स को देखकर बहुत ही अच्छा लगा पुनः, और कामना करते हैं आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे के आने वाले समय में आपको ढेर सारी सफलताएं मिले। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये हमारा अंक आप सभी को पसंद आया होगा। आपसे मिलेंगे कार्यक्रम अगले कार्यक्रम में। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।